लुधियाना से कलकत्ता तक का सफर हिफाजती इकदामात को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने नहायत खामोशी से किया। इस दौरान अशोक को मुख्तलिफ स्टेशनों पर उसके पुरस्कार साथी मिलते और अगले सफर से मुतल्लिक हदायत देते रहे। यूं तो भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें हमेशा से ही ज़ेरे अताब रही हैं, लेकिन नक्सलबाड़ियों के मुतल्लिक सरकार का रवैया कुछ ज़्यादा ही सख्त था। फिर चारोमोज़ मदार की मौत ने तहरीक की एक तरह से कमर तोड़कर रख दी थी, लेकिन किसी न किसी तरह उसके बाहौसला कारकुनों ने अभी तक उसे संभाले रखा था। नक्सलबाड़ियों की सही सरगर्मियां बंगाल, मद्रास और बाहर के अजला में देखने को मिलती थीं, क्योंकि यहाँ पहले से अलहदगी पसंद तंजीमें उनकी मुकम्मल पुश्तपनाही करती थीं। बंगाल में तो खुद ये तहरीक खासी मुस्तहकम थी, जबकि मद्रास में उसे DMK द्रावड़ मॉनेटरी तहरीक की हमदर्दियां हासिल थीं और बिहार से मुल्का दूसरे सरहदी अजला में ये लोग मिजोरम और नागालैंड वगैरह के साथ मिलकर काम करते थे। रेलवे स्टेशन से हम लोग बड़ी बाजार में चले आए थे। हमें स्टेशन पर लेने कोई नहीं आया था, अलबत्ता 3 स्टेशन पहले अशोक को अगला प्रोग्राम दे दिया गया था। मेरे इल्म में ये बात थी कि खुफिया आंखें यहाँ हमारी निगरानी कर रही होंगी। ये आंखें इंटेलिजेंस की भी थीं और नक्सला हेड की भी। इंटेलिजेंस तो मामूल की कार्रवाई के मुताबिक ये काम कर रही थी, जबकि नक्सलबाड़ी नैक कामरेड पर आखिर वक्त तक नजर रखते थे। मुबादा वो हुकूमत का आदमी हो और सबको ले डूबे। ये लोग इतने ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता थे कि मेरे लाख चालाक होने के बावजूद अभी तक मैंने अशोक से मिलने वाले किसी शख्स को भी नहीं देखा था। पैगाम अलबत्ता हम तक जरूर पहुंच जाता था। बड़ी बाजार क्या था, चूं चूं का मुरब्बा। जिस मकान में हम पहुंचे वो एक कटरी में बना था। उसे जानवरों का तवीला कहा जाए तो मुनासिब ज्यादा होगा। बाजार में घुसते ही अजीब अजीब रंगो नस्ल के लोगों से वास्ता पड़ा था, जो इंसानों की बजाय किसी मशीन का कुल पुर्जा दिखाई दे रहे थे। इन लोगों को पंजाब के लोगों की तरह दूसरों के मुतल्लिक सोचने की मोहलत मुयस्सर नहीं थी। वैसे भी उनके पास सोचने के लिए वक्त था ही कहाँ। वो तो रात को भी इतनी देर ही आराम करते थे जितनी देर के लिए किसी ज़ेरे इस्तेमाल मशीन को मुमकिन नुकसान के पेश नज़र बंद कर दिया जाता है। पंजाब के और यहाँ के लोगों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। सूखे सूखे मरियल से बंगाली जो दिन रात ज़िंदगी से लड़ाई में जुटे रहते थे, इस लड़ाई में उन्हें ना कभी फतह नसीब हुई ना होगी कि यही कुछ उन्हें विरसे में मिला था जिसे वो अगली नस्लों को मुंतकिल कर देंगे। हम जिस डरबे में घुसे थे उसकी निचली मंजिल में शराब खाना था और ऊपर की मंजिल में 3 कमरों में 3 कुंबे रहते थे। एक डरबा नक्सलबाड़ियों ने ले रखा था, जहां मौके महल की मुनासबत से उनका एक वर्कर अपनी बेगम के साथ मुकय्यम था। ये थे चेतन और उसकी पत्नी सजाता। सजाता बिगड़ी हुई रईसजादी थी जो अपने बाप की मिल के एक क्लर्क चेतन के साथ यहाँ आन बराजी थी। दोनों ने वाकई खुद को नक्सलबाड़ी तहरीक के लिए वक्फ कर दिया था। सजाता औरतों में काम करती थी और चेतन यहाँ का मकामी सक्तर था। दोनों बज़म ख़वीश अजीम इनकलाब के लिए लड़ रहे थे जो शायद कभी उनका मुकद्दर न बन सके। सजाता को तहरीक में अजीम मकाम इसलिए हासिल था कि उसने अपने हाथ से अपने बोरियो अबाब को गोली मारी थी, और जो कामरेड अपने असूलों के लिए अपनी वल्दियत से भी मुनकर हो जाए वो अजीम क्यों न कहलाएगा। उसको ज़्यादा अहमियत इसलिए भी हासिल थी कि उसने कभी किसी कामरेड को नाराज़ होने का मौका नहीं दिया था। सजाता के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। वो इंसानी पस्तियों की इंतहा में गिर चुकी थी, जहाँ इखलाकियात का जनाजा निकल जाता है और मज़हब, माशरत, इखलाक वगैरह ला यानी चीज़ें बनकर रह जाते हैं। सजाता दिल्ली की रहने वाली और पुलिस को मतलूब थी। वो यहाँ पिछले 2 साल से अपना नाम और शख्सियत बदल कर क़याम पजीर थी। उसके हाथ और लोगों के खून में भी यकीनन रंगे होंगे, लेकिन उनका इल्म किसी को नहीं था। उसके बाप वाली बात भी इसलिए बताई जाती कि दूसरे कामरेड इनकलाब के रास्ते पर चलने वाली इस महावीर कामरेड जैसे नज़रियात अपनाएं जो बनफ्स नफीस उनमें मौजूद थी, क्योंकि बकौल उनके इनकलाब का हसूल तभी मुमकिन है
जब हम तमाम रिश्तों को भुलाकर सिर्फ इनकलाब या इनकलाबी का रिश्ता अपना लें, जिसे सजाता ने खूब अपनाया था। कटरी में दाखिल होते ही शराब की बदबू मेरे नथनों में घुस आई थी। पहले पहल तो मुझे ऐसी जगहों से सख्त वहशत होती, लेकिन भारत में चौंके कदम कदम पर ऐसे ही माहौल से वास्ता पड़ता है, इसलिए अब मैंने ज़हनी तौर पर इन हालात से मुसालहत कर ली थी और चंद लम्हों के बाद ऐसी जगहों पर लानत भेजकर मैं फिर नॉर्मल हो जाता था। तब मुझे ये एहसास नहीं हो पाता था कि मैं यहाँ कोई गैर मरई मखलूक बनकर आया हूँ, बल्कि मैं खुद को भी उसी माहौल और उसमें बसने वाले लोगों का एक हिस्सा जानने लगता था। डरबे पर हमारा इस्तकबाल चेतन ने किया। हेलो कामरेड कहकर उसने गर्मजोशी से हमसे मुसाफिया किया। अभी हम बमुश्किल बैठ ही पाए थे कि सीढ़ियों से कदमों की चाप सुनाई दी और चंद लम्हों बाद ओंठों में सिगरेट दबाए मेरे सामने बिगड़ी हुई रईस ज़ादी खड़ी थी। उसकी आंखें नशे से सुर्ख हो रही थीं। जिस पुरानी वज़ाउकता के सोफे पर हम बैठे थे, उसके सामने एक कोने में रखी तिपाई पर शराब की आधी खाली बोतल और गिलास भी मौजूद था, जिसके भभूके उसके मुंह से उठ रहे थे। उसने इस्तिफ़हामिया नज़रों से चीतन की तरफ देखा, जिसने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और जवाब में सजाता ने भी उससे कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी से कामरेड कहकर हम दोनों से बारी बारी मुसाफिया किया। अशोक भी शायद मेरी तरह इन दोनों के लिए अजनबी था, लेकिन यहाँ के दूसरे लोग जिन्हें पंजाब में काम करने का मौका मिला था, उससे अच्छी तरह आगाह थे। इसलिए चीतन ने उसका खैर मुकदम इस तरह किया था जैसे वो सीनियर कामरेड का किया करते थे। मेरे मुतल्लिक इतलात पहले ही से यहाँ पहुँच चुकी थीं। उसके अलावा भी यहाँ ज़्यादातर नए फंसाए गए या खुद फंसे हुए कारकुन ही आते थे और बड़ी बाजार के इस मकान को ट्रेनिंग सेंटर का मकाम हासिल था। मुसलसल सफ़र ने हमें थका डाला था, इसलिए नाश्ता करते ही उसी कमरे के एक कोने में लगे लकड़ी के एक तख्त पोश पर आड़े तिरछे होकर सो रहे। मेरी आंख तो जल्द ही खुल गई, जबकि अशोक अभी तक गहरी नींद सो रहा था। सजाता और चीतन दोनों कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं एक तौलिया कंधे पर रखकर नीचे गया और शराब खाने के एक कोने में लगे नलके पर मुंह हाथ धोकर दोबारा वापस आया तो चीतन वहां मौजूद था। कुछ परेशान नजर आ रहा था। कहाँ गायब हो गए थे यार? उसने बड़ी बेतकल्फी से मेरे कंधे पर हाथ मारा। मुंह हाथ धोने गया था, सोचा घूम फिर कर कलकत्ता ही देख लूं। मैंने तौलिया एक तरफ लटकाते हुए जवाब दिया। मैं तो समझा था भाग गया डर के मारे, उसने करीबन हंसते हुए कहा। कामरेड, मैं भागने के लिए यहाँ नहीं आया। मेरे लहजे की संजीदगी ने चीतन को भी संजीदा कर दिया। इस असना में सजाता भी वहां आ गई। अब वो नॉर्मल नजर आती थी। उसने चीतन के इशारे पर एक स्टोव पर चाय के लिए पानी रख दिया और चीतन ने अपना काम संभाल लिया। सबसे पहले तो उसने अजीम इनकलाब की खूबियां गिनवानी शुरू की, फिर कुछ हिफाजती इकदामात से आगाह किया और ये खसूसी हदायत की कि यहाँ किसी कामरेड को सिवाय अपने काम के और कुछ नहीं बताना, ना ही किसी के मुतल्लिक जानने की कोशिश करना। मुझे सिर्फ उन्हीं बातों या मालूमात पर इक्तफा करना था जो तहरीक की तरफ से मुझे फराहम की जाती। खुद से कुछ जानने की कोशिश करना या ज़्यादा चालाक बनना जुर्म था। ऐसी कोई भी हरकत सरजद होने पर अवामी अदालत इनकलाब की राह से हटने वाले या रोड़े अटकाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करती थी और उसका हर फैसला कबूल करना पड़ता था, खा वो कितना ही सख्त क्यों ना हो। आपने असूल व ज़वाबित मुख्तसरन बताकर उसने मेरी तवज्जो कुछ सुर्ख जल्दों वाली किताबों की तरफ दिलाई और बताया कि हर इनकलाबी का फ़र्ज है कि वो इनका मुताला करे। चीतन वाकई कामयाब वर्कर था। उसके बाद समझाने का अंदाज कुछ इस किस्म का था कि सुनने वाले को ये कभी महसूस नहीं होता था कि उसे डराया या धमकाया जा रहा है, जबकि वो सब कुछ कह गुजरता था। चीतन की इजाज़त से मैं शहर देखने बाहर आ गया। उसने सजाता को अपने साथ ले जाने की पेशकश की, लेकिन मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं अकेला ही जाऊंगा। सजाता ने इस पेशकश को ठुकराने पर अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा था, ना जाने क्यों। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।